अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में 2022 से लेके 2015 रेगुलर तक के जो पास्ट ईयर में सवाल आए हैं उनका सलूशन किया था। अब इससे आगे हम 2015 प्राइवेट से इसको कंटिन्यू करते हैं। 2015 प्राइवेट में आपसे जो सवाल पूछ रहा है इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। आपको शहाब इंडस्ट्री से कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई हैं। आपको बिगनिंग इन्वेंट्रीज बता रहा है 40,000 रुपये और एंडिंग इन्वेंट्रीज बता रहा है आपको 30,000। फिनिश गुड्स आपको स्टार्ट बता रहा है 60,000 रुपये, जिसके 7,500 यूनिट पहले से तैयार हैं, और फिनिश गुड एंडिंग के अंदर 1,500 यूनिट्स हैं जिसकी कॉस्ट आपने एंडिंग मालूम करनी है। रॉ मटेरियल परचेज बता रहा है 2,90,000। जो डायरेक्ट लेबर निकाली जाएगी तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ का 75% निकालेंगे तो डायरेक्ट लेबर आपके पास आ जाएगी। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कैसा आएगा, प्राइम कॉस्ट जो हमारे पास होगी, प्राइम कॉस्ट का 150% निकालेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। सेल्स आपको बता रहा है 80,000 यूनिट है, 24 रुपये का एक यूनिट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बता रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट का 45% निकालेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। इसकी सबसे पहली रिक्वायर्ड आपसे कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर निकालना है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए सबसे पहले हम 100 यूनिट लेंगे 80,000, उसमें अंदर यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड एट एंड जो 1,500 है वो इसमें जमा करा लेंगे। तो हमारे पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगे 81,500। उसमें से जो स्टार्ट के पहले यूनिट बने हुए थे 7,500 उनको लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कितने यूनिट मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो हमारा मैन्युफैक्चर यूनिट आ जाएंगे 74,000। उसके बाद इसकी पहली रिक्वायर्ड हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर निकालना था। इसकी जो दूसरी रिक्वायर्ड है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एट एंड मालूम करना है यूजिंग द फीफो मेथड। अच्छा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को यूनिट्स दिए हुए हैं और हम उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यूनिट्स मेथड के मुताबिक हमारी फिनिश गुड एट एंड आएगा। तो पर यूनिट निकालने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना पड़ेगा, फिर जाकर हम पर यूनिट निकालेंगे तो जाकर हम रिक्वायर्ड 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल एट स्टार्ट लेंगे 40,000, उसके अंदर रॉ मटेरियल परचेजेस को ऐड करवाएंगे 2,90,000। तो हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा 3,30,000। उस पर से वो मटेरियल जो भी इस्तेमाल नहीं हुआ बैलेंस में रहेगी अनयूज मटेरियल है वो हम इसमें से लेस कराएंगे 30,000। तो हमें पता चलेगा डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ जाएगा हमारा 3 लाख। 3 लाख के अंदर हम डायरेक्ट लेबर का जो अमाउंट है वो उनको ऐड करवाएंगे। तो डायरेक्ट लेबर कैसे निकालेंगे कि हमें कह रहा था कि जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ है 3 लाख उसका 75% हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगती है। तो 3 लाख का हम 75% निकालेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी 2,25,000। तो इनको जमा कराएंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 5,25,000। तो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी 2,25,000। उसमें जमा कराएंगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट का 5,25,000 का 150% निकालेंगे, मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 7,87,500। इनको हम प्राइम कॉस्ट में जमा कराएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगी 13,12,500। अगर इसमें प्रोसेस ओपनिंग होता तो हम इसमें ऐड करवा देते और एंडिंग प्रोसेस होता तो इसमें से लेस कराते, लेकिन हमें यहाँ प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग है ही नहीं, तो लिहाजा यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बन जाएगी। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के बाद पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो हमारे पास 13,12,500 आया है, इसको मैन्युफैक्चर यूनिट जो है वो हमारे 74,000 जब हमने फर्स्ट रिक्वायर्ड में निकाले थे उसके मुताबिक डिवाइड करा देंगे तो हमारा एक यूनिट जो बना है उसकी बनने की कॉस्ट आई है 17.74 आ जाएगी। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड अटेंड मालूम करना है। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड अटेंड निकालने के लिए यूनिट्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड अटेंड के 1,500 यूनिट है और पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, तो यूनिट्स को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड अटेंड आ जाएगा 26,610। तो ये हमारे पास जो है वो फिनिश गुड अटेंड आ जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड सेकंड जब हमारी पूरी होगी तो अब रिक्वायर्ड थर्ड करेंगे। रिक्वायर्ड थर्ड में आपसे ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले सेल निकालेंगे। 80,000 हमारे पास यूनिट्स है, उसको 24 रुपये से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेल आ जाएगी 19,20,000। लेस कराएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फिनिश गुड एट स्टार्ट लेंगे 60,000, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो हमने मालूम किया था रिक्वायर्ड वर्किंग के अंदर 13,12,500 वो हम जमा कराएंगे तो टोटल फिनिश गुड्स हमारे पास आ जाएंगी 13,72,500 की। वो फिनिश गुड्स अभी तक सेल आउट नहीं हुई, वो अभी तक सेल होने से रह गई। जो एंडिंग में पड़ी हुई है अनसोल्ड कॉस्ट है वो हम लेस कराएंगे, और वो जो हमारे पास फिनिश गुड एटेंड था हम वो रिक्वायर्ड 2 के अंदर मालूम कर चुके हैं। 26,610 हम लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा कितनी फिनिश गुड हमारी सेल हो गई। तो जो फिनिश गुड सेल हो जाती है वो हमारी कॉस्ट गुड सोल्ड कहलाती है। तो कॉस्ट गुड सोल्ड आ जाएगी 13,45,819। सेल में से इसको लेस कराएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 5,74,110। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट थर्ड रिक्वायर्ड पूरी हो जाएगी। फिर हमसे कहता है नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड निकालना है।
तो नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमें नेट इनकम चाहिए, तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है 5,74,110। इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करवाएंगे। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का 45% निकालें, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास आया हुआ है इसका 45% निकालेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा 2,58,350। इसमें से इसको लेस कराएंगे तो नेट इनकम आ जाएगा। अच्छा, हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है 5,74,110, इसका डायरेक्ट हम 55% निकाल कर नेट इनकम भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो नेट इनकम आ गया। नेट इनकम के बाद आप नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड निकालेंगे, तो नेट इनकम को सोल्ड यूनिट पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो नेट इनकम हुई है 3,15,760 रुपये, इसको हम डिवाइड कर देंगे सोल्ड यूनिट पर। तो हमें पता चलेगा कि हमें एक यूनिट पे जो हमने अर्निंग करी, एक यूनिट पे जो कमाया है वो 3.95 रुपीज़ कमाए, तो नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड आ जाएगा 3.95 का। उसके बाद 2014 रेगुलर में जो सवाल आपसे पूछा गया है, इसके अंदर आपको कुछ मिसिंग वैल्यू हैं जो मालूम करनी है टेबल के अंदर। पहले पॉइंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी गई है, वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग दिया हुआ है, वर्किंग प्रोसेस एंडिंग दिया हुआ है, कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर मालूम करना है, फिनिश गुड ओपनिंग दिया हुआ है, फिनिश गुड एंडिंग दिया हुआ है और कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड मालूम करना है। इसी तरह से चारों पॉइंट को जो मिसिंग वैल्यू वो टेबल के मुताबिक मालूम करना है। इसको हमने एक ही टेबल के मुताबिक सी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करके डायरेक्ट कर लिया और आगे जाके इसकी हमने प्रॉपर कंपटीशन भी की हुई है। तो हम सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, हमारा तरीका देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हम वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट को जमा कराते हैं तो टोटल कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस आता है, उसमें से वर्किंग प्रोसेस एट एंड को लेस कराते हैं तो हमारे पास कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाता है। कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर में फिनिश गुड स्टार्ट को जमा कराते हैं तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है। फिनिश गुड एंडिंग को लेस कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब इसकी जगह पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जगह 52,000 रखा, 5,000 जो है वो फिनिश गुड ओपनिंग था, सॉरी वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग था, उनको हमने जमा कराया तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ गया 57,000 का। हमने वर्किंग प्रोसेस एंडिंग को हमने लेस कराया 8,000 को, तो हमें पता चला जो माल बन के तैयार हो, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गई 49,000 की आ गई। इसी 49,000 के अंदर फिनिश गुड स्टार्ट को जमा कराया तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ गई 59,000 की। उसमें से फिनिश गुड एटेंड हमारे पास जो है 12,000 का था, वो हमने लेस कराया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 47,000 की। तो पहले पॉइंट के मुताबिक हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 49,000 आ रही है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 47,000 आ रही है। अब पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक करेंगे तो इसी के हवाले से सिर्फ वैल्यू रख के करेंगे, तो लिहाजा हम पॉइंट 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी 1,45,000, उसमें फिनिश गुड एट वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट जो 15,000 है वो उसके अंदर जमा कराया तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ गया और हमने वर्किंग प्रोसेस एटेंड को मालूम करना है तो उसे ब्लैंक छोड़ दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की जगह हमने 1.5 लाख लिख दिया। तो अब हम टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को लेस कराएंगे तो हमारा वर्किंग प्रोसेस एट एंड आ जाएगा 10,000। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर हम फिनिश गुड एट स्टार्ट वो हम इसको ऐड कराते हैं 20,000 को, तो हमारे पास टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। हमें फिनिश गुड एट एंड को मालूम करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट लिखा तो 1,70,000 टोटल फिनिश गुड अवेलेबल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000 माइनस करा देंगे तो फिनिश गुड्स एट एंड हमारे पास 10,000 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी गई है, हमने मैन्युफैक्चरिंग का 2,70,000 रखा, वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग मालूम करना है तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया तो ये हमें टोटल भी इसका मालूम नहीं होगा। वर्किंग प्रोसेस एट एंड हमें 30,000 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हमें 2,60,000 दिया हुआ है। अब हम 2,60,000 को 30 पे जमा करा के हम पहुंच जाएंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस 2,90,000 पर। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस में से हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,70,000 को माइनस कराएंगे तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके 20,000 आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के बाद हमें ओपनिंग फिनिश गुड मालूम करना है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो हमें 2,70,000 टोटल ये भी मालूम नहीं होगा तो हम फिनिश गुड एटेंड लिखेंगे 30,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे 2,40,000। तो 2,40,000 के अंदर 30,000 को जमा कराएंगे तो हमारा टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 2,70,000। अब 2,70,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को माइनस कराएंगे तो हमारे पास फिनिश गुड एट स्टार्ट का अमाउंट मिल जाएगा 10,000। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मालूम करना है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हमने 12,000 लिखा तो इसका टोटल भी हमें मालूम नहीं होगा। वर्किंग प्रोसेस एटेंड हमने 15,000 रुपये लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की जगह पर हमने 1,80,000 लिखा। अब 1,80,000 के अंदर 15,000 को जमा कराएंगे तो हम टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस पहुंच जाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस में से हम वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट 12,000 का अमाउंट लेस कराएंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 1,83,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और फिनिश गुड ओपनिंग एड कराएंगे तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा और फिनिश गुड एंडिंग लेस कराएंगे तो हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट हमारा मिल जाएगा 1,80,000। तो ये थे हमने जो मिसिंग अमाउंट यहाँ पे मालूम करे, इसको प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे विद कंपटीशन के साथ भी अलग अलग शो किया हुआ है। अगर आप अलग अलग कंपटीशन से करना चाहें तो सेपरेट कंपटीशन से कर सकते हैं। हमने पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को सेपरेट कंपटीशन से इनको यहाँ पर शो किया हुआ है।
जब ये हम ये निकाल लेंगे मिसिंग वैल्यू, जो टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर क्या करेंगे, जो मिसिंग वैल्यू निकाली उसको पुट कर देंगे। अगर हमने सारी वैल्यू हमने इसको ब्लू से लिखा है तो फाइंड आउट वाली चीज़ें वो अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए उसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये बता जो हमारे रेट से जो लिखा है ये चीज़ें हमने इस टेबल के अंदर फाइंड की हैं और फिर ये टेबल हम क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 2014 प्राइवेट, 2014 प्राइवेट के अंदर आपको प्राइम कॉस्ट आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है, कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है और टोटल कॉस्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मटेरियल खरीदा हमने 58,000 का, ट्रांसपोर्टेशन आपको 12,000 दे रहा है, रिटर्न हमने कराया 10,000 का, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, ये डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है 60,000 रुपये, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, यूटिलिटी फैक्ट्री ओवरहेड का 2/3 यानी 12,000 का 2/3 जो है वो यूटिलिटीज फैक्ट्री में यूज़ हुई हैं और जो 1/3 है वो ऑफिस में यूज़ होंगी। तो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, जनरल ऑफिस सैलरीज ये एडमिन एक्सपेंस में आएगा, डिलीवरी एक्सपेंसेस ये सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, एडवर्टाइजिंग ये भी सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट ये एडमिन एक्सपेंस में आएगा, सेल सैलरीज ये सेलिंग एक्सपेंस में आएगा और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ये हमारा एडमिन एक्सपेंस में आएगा। इन्वेंट्रीज के आपको बैलेंसेस बता रहा है, तो एक दो किस्म की इन्वेंट्रीज दी गई हैं, एक मटेरियल और एक वर्किंग प्रोसेस। मटेरियल ओपनिंग जो है वो 12,000 है, एंडिंग 10,000 है, वर्किंग प्रोसेस बिगिनिंग 25,000 और एंडिंग जो है वो 27,000 दिया हुआ है। अब हमें पहली रिक्वायर्ड में कह रहा है कि हमने प्राइम कॉस्ट निकालनी है। अब इसकी जब प्राइम कॉस्ट निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालेंगे। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल एट स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट हमारे 12,000 दिया हुआ है। उसके बाद हम नेट परचेज की हेडिंग डालेंगे, उसमें से परचेज लिखेंगे 58,000, उसमें से जो रिटर्न हुआ है हमारा 10,000 वो लेस कराएंगे, तो नेट रॉ मटेरियल परचेज हमारा आ जाएगा 48,000। उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हम माल को बनाने में हमने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लगाएं 12,000 वो इसमें जमा करा देंगे, तो हमारे पास माल आपका डिलीवर्ड हो जाएगा, हमारे पास पहुंच जाएगा 60,000 का माल पहुंच जाएगा। तो जो माल पहले से रखा था, जो माल 60,000 का हमारे पास आया है उनको जमा कराएंगे, तो टोटल रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा 72,000। उसमें से वो मटेरियल जो हमारा अभी तक बच गया, बैलेंस में रह गया, अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गया, 10,000 का वो हम इसमें से लेस कराएंगे। जो अनयूज मटेरियल है तो हमारे पास चलेगा कितना मटेरियल हमारे इस प्रोडक्शन को बनाने में यूज़ हुआ, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ जाएगा हमारा 62,000। उसके बाद उसमें डायरेक्ट लेबर जो है वो हम इसमें जमा कराएंगे, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1,22,000। तो प्राइम कॉस्ट इसकी फर्स्ट रिक्वायर्ड थी। इसके बाद इसकी दूसरी रिक्वायर्ड जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है। तो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस लिखेंगे 60,000 रुपये, उसमें ऐड कराएंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का हमें जो है कौन कौन से अभी हमने जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे, वो इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यूटिलिटीज फैक्ट्री का 2/3 निकालेंगे 12,000 का, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हमने यहाँ पे बताए थे वो सारे के सारे जो है वो इसमें लिस्ट बनेगी, टोटल हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आएगा 50,000। तो हम डायरेक्ट लेबर के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को जमा करा लेंगे तो ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी 1,10,000। उसके बाद जो है हमने जो है फैक्ट्री कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, प्राइम कॉस्ट लेंगे, प्राइम कॉस्ट वर्किंग वन में निकाल चुके थे 1,22,000, उसके अंदर हम ऐड कराएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब ऐड करवाएंगे तो हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जब इसमें ऐड करवाएंगे तो हमारे मैन्युफैक्चरी कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 1,72,000। तो ये हमारी रिक्वायर्ड थर्ड पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर हमें एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस दोनों को जमा कराएंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, फैक्ट्री कॉस्ट आई है, उसके अंदर हम वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग को ऐड कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्टिल इन प्रोसेस रहेगा, जो अब तक अनफिनिश्ड अभी तैयार नहीं है, वो लेस कराएंगे, तो हमारा फिनिश गुड्स आ जाएंगे यानी कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएंगे 1,70,000। 1,70,000 के अंदर हम एडमिन एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे, यूटिलिटी ऑफिस का 1/3 लेंगे 12,000 का 4,000, जनरल ऑफिस सैलरीज लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट लेंगे और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लेंगे, जो हमने यहाँ पे बताए थे कौन कौन से हमारे एडमिन एक्सपेंस हैं, वो सारे इनको जमा कराएंगे तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 41,000। उसके बाद टोटल सेलिंग एक्सपेंस की हेडिंग डालेंगे और जो जो हमने यहाँ पे सेलिंग बताए थे, डिलीवरी एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल सैलरीज हो गया, इन तीनों को जमा कराएंगे, टोटल सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। तो हमारा कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर हम एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंस इन दोनों को जमा कराएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,43,000। तो ये था हमारा 2014 प्राइवेट का सवाल, बहुत आसान था। उसके बाद 2013 रेगुलर पर आते हैं। तो 2013 रेगुलर में आपको सवाल दिया हुआ है, फिनिश गुड एट स्टार्ट दिया हुआ है 1,20,000, वर्किंग प्रोसेस एट स्टार्ट दिया हुआ है आपके पास 10,000, फ्रेट इन जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं हमारे पास 5,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है 1,20,000 है, डायरेक्ट लेबर का 80% निकाल कर आया हुआ है। अगर हमें डायरेक्ट लेबर निकालनी हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग आपको दिया 10,000 रुपये, रॉ मटेरियल परचेस को मालूम करना है, रॉ मटेरियल रिटर्न जो है वो 3,000 है। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस एंडिंग जो 80,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है और ग्रॉस प्रॉफिट आपका अमाउंट दिया हुआ 60,000, कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर 3 लाख है और वर्किंग प्रोसेस एंडिंग जो है वो 12,000 है।
इसकी रिक्वायरमेंट कह रहा है कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल परचेज निकालना पड़ेगा, फिर जाके हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट लेबर निकाल लेते हैं। अगर हम देखें तो कह रहा है फैक्ट्री एवरेज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी डायरेक्ट लेबर का 80% निकालेंगे तो फैक्ट्री एवरेज आया होगा। इसको मैथमेटिकली शो करें तो इस तरह से करेंगे कि फैक्ट्री एवरेज बराबर है डायरेक्ट लेबर का 80%। तो हम फैक्ट्री एवरेज की जगह हमने अमाउंट लिखा 1,20,000, डायरेक्ट लेबर को ऐसे छोड़ दिया, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई परसेंटेज 80 डिवाइड बाय 100। इनको हम जब इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो 100 इधर डिवाइड हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे डायरेक्ट लेबर का अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। अब डायरेक्ट लेबर निकालने के बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर दी गई है, हमें डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालना है। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लेंगे, उसके अंदर वर्किंग प्रोसेस एटेंड को जमा कराएंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस हमारे पास आ जाएगा 3,80,000। ये जो 3,80,000 आएगा, बेसिकली अगर हम अपवर्ड फॉर्मेट से जाते हैं तो ये चार चीज़ों का सम होता है, डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग। अब ये जो 3,80,000 है, चार वैल्यू का जो है वो सम है। अगर इसमें से हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ का अमाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट और वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग का अमाउंट लेस करा दें, इनमें से बकिया 3 लेस करा दें, तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज़ का आ जाएगा 1,00,000। जब हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकाल लेंगे तो हमें रॉ मटेरियल परचेज निकालना है। तो रॉ मटेरियल परचेज का भी हम रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर हम रॉ मटेरियल यूज़ निकालते हैं तो जो, अगर हम अपवर्ड फॉर्मेट से जाते हैं तो जो चीज़ ऐड करवाते हैं रिवर्स जाते हुए वो चीज़ लेस करवा देंगे। तो हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालेंगे, एंडिंग हम लेस कराते हैं तो रिवर्स जाते हुए इसको ऐड करवा देंगे, रिटर्न हम लेस कराते हैं तो रिवर्स जाते हुए ऐड करवा देंगे, स्टार्ट हम ऐड करवाते हैं तो रिवर्स जाते हुए हम इसको लेस करा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन हम ऐड करवाते हैं तो रिवर्स जाते हुए हम लेस करा देंगे। तो इसमें से दोनों अमाउंट जमा कराएंगे, दोनों अमाउंट लेस करेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज पता चल जाएगा। अब उसके बाद जाकर जो है हम आराम से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल एट स्टार्ट लेंगे 10,000, उसके बाद उसमें नेट रॉ मटेरियल परचेज निकालेंगे। रॉ मटेरियल परचेज लिखेंगे 1,00,000, उसमें से रिटर्न जो मटेरियल हमने किया 3,000 को माइनस कराएंगे, तो नेट रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा हमारा 97,000। उस पर ट्रांसपोर्टेशन इनके पैसे हमारे पास जो लगे वो जमा होंगे, तो हमारे पास माल डिलीवर्ड हो जाएगा 1,02,000 का पहुंच जाएगा। तो जो पुराना वाला माल था और जो 1,02,000 का माल था इनको जमा कराएंगे तो टोटल रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाएगा 1,12,000 का। इसमें से वो मटेरियल जो अभी तक हमारा इस्तेमाल ही नहीं हुआ, अनकंज्यूम में जो बच गया, बैलेंस एंडिंग में रॉ मटेरियल अटेंड जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 12,000, वो हम लेस कराएंगे तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा 1,00,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज के अंदर डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट है हमारे पास जो हमने निकाली थी वर्किंग में 1,50,000, वो जमा कराएंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड को जमा कराएंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा 3,70,000। इसमें वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट को जमा कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा हमारे पास 3,80,000। वो जो अभी तक हमारा स्टिल इन प्रोसेस रहेगा, एंडिंग में रहेगा वर्किंग प्रोसेस अटेंड जो हमें यहाँ दिया हुआ था 80,000, वो हम लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा हमारा कितना माल फिनिश्ड हुआ है। जो माल फिनिश्ड हुआ उसकी लागत आ जाएगी जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कहलाएगी 3,00,000। तो हमने यहाँ पर क्या करा, पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल लिया, 3,00,000 हमें दी गई थी, वही रिवाइज होकर वही 3,00,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गई। उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इसके अंदर हमें सेकंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे कि सेल्स का हम 20% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं। तो अगर हमें सेल निकालनी हो तो हम ये क्या करना पड़ेगा, 60,000 को अगर हम मल्टीप्लाई 100 कर दें, डिवाइड 20 पे कर जाएं तो हम सेल पे पहुंच जाएंगे। तो हम सेल निकालेंगे 3,00,000, सेल में से हमको ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारे पास 60,000 वो लेस करा देंगे तो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 2,40,000। तो ये था हमारा 2013 रेगुलर का सवाल। और उसके बाद 2013 प्राइवेट के अंदर आपको यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो उसके कुछ बैलेंसेस दे रहे हैं यहाँ पे, और वर्किंग प्रोसेस अटेंड 50 आ रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूज 2,60,000 है, डायरेक्ट लेबर आपको मालूम करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 2,50,000 आ रहे हैं जो डायरेक्ट लेबर का 250% आया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 6,02,000 है। हमने पहले बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस निकालना और उसके बाद जाके फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट को रिवाइज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट लेबर निकाल सकते हैं। तो कह रहा है फैक्ट्री एवरेज 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे फैक्ट्री एवरेज बराबर है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 250%। यानी हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री एवरेज की जगह हमने अमाउंट लिखा 2,50,000, परसेंटेज निकाले तो मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाय 100 होता है, लेकिन जब इक्वल की उस तरफ लेके जाएंगे तो 100 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी 1,00,000 रुपये। अब हम आराम से जो है इसके अंदर वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग निकाल सकते हैं। तो वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लेंगे, उसके अंदर वर्किंग प्रोसेस अटेंड को जमा कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा 6,52,000 का। ये 6,52,000 जो है ये 4 एलिमेंट का सम है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग प्रोसेस। अगर इसमें से मैं 3 अमाउंट डायरेक्ट लेबर का अमाउंट,
मटेरियल यूज का अमाउंट, डायरेक्ट लेबर का अमाउंट और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट, ये 3 लेस करवा दूं, ये 4 का सम इनमें से बकिया 3 लेस करा दूं, तो मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो वर्किंग प्रोसेस एट स्टार्ट का मिल जाएगा 42,000। उसके बाद जाके मैं जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आराम से निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल यूज लिखूंगा, उसमें डायरेक्ट लेबर जमा कराऊंगा तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जमा कराऊंगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, जो पहले से प्रोसेस स्टार्ट में था वो जमा कराऊंगा तो टोटल होल प्रोसेस आ जाएगा मेरे पास 6,52,000 का। वो जिसमें से इस प्रोसेस में से जो माल अभी तक प्रोसेस में रहेगी, अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, अनफिनिश्ड है, वो मैं वर्किंग प्रोसेस अटेंड को लेस करवाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कितना हमारा माल फिनिश्ड हुआ है, कितना तैयार हुआ है। तो जो माल फिनिश्ड है उसकी लागत आ जाएगी, तो हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगी 6,02,000। तो ये वही 6,02,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद 2012 रेगुलर में जब से सवाल पूछा गया है, इसमें आपसे कहता है फराज मोटर है, उसने 100 मोटरसाइकिल बनाई है, एक मोटरसाइकिल बनाने पे उसकी कॉस्ट 26,000 रुपये की लगी है और उसमें से 88 मोटरसाइकिल उसने बेच दी 40,000 के हिसाब से एक। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मटेरियल यूज बता रहा है 7 लाख, डायरेक्ट लेबर बता रहा है 8 लाख, जनरल और एडमिन एक्सपेंस बता रहा है 4,80,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, वो डायरेक्ट लेबर के 160% निकालना पड़ेगा और सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास 5 लाख है। इसकी पहले रिक्वायर्ड है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेते हैं। हमें कह रहा है फैक्ट्री इज 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो उसको मैथमेटिकली शो करेंगे तो हम ऐसे करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 160 के बराबर है, यानी अगर डायरेक्ट लेबर का 160% निकालेंगे तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। हमने डायरेक्ट लेबर की जगह 8 लाख का अमाउंट लिखा, मल्टीप्लाई 160 डिवाइड बाय 100 करा तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड मिल गया 12,80,000। अब जाकर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास तीन कॉस्ट ऑफ एलिमेंट है वो जमा कराते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज 7 लाख के अंदर डायरेक्ट लेबर जमा कराएंगे और तीसरी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड 12,80,000 जमा कराएंगे। तीनों को जमा करा देंगे तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 27,80,000। तो ये पहली रिक्वायर्ड थी कि आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। इसकी जो दूसरी रिक्वायर्ड है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट से नहीं निकालेंगे, जबकि हमें पता है कि हमने 100 टीवी बनाया और एक टीवी बनाने पे 26,000 की कॉस्ट लगी है। तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने जो मैन्युफैक्चर किए उसको पर यूनिट कॉस्ट से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। 100 मोटरसाइकिल बनाई है और एक मोटरसाइकिल हमने 26,000 की बनाई है, तो 100 को 26,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगी 26 लाख। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगी। रिक्वायर्ड सी के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हम यूनिट्स मेथड से ही करेंगे कि जितने यूनिट्स हमने बेच दिए, 88 मोटरसाइकिल बेची और एक मोटरसाइकिल 26,000 की बनाई है, तो हम 88 को हम 26,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास तो 26,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 22,88,000। तो अब उसके बाद इसकी जो अगली रिक्वायर्ड है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम सेल निकालेंगे और सेल्स निकालने के लिए हमारे पास 88 यूनिट्स हैं, उसको 40,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी 35,20,000। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको लेस कराएंगे 22,88,000, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 12,32,000। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ यूनिट्स मेथड से किया, ये जब करेंगे जब हमारे पास फिनिश गुड एट स्टार्ट नहीं हो, तो हमें जितने यूनिट बेचे उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। लेकिन अगर फिनिश गुड एट स्टार्ट मौजूद होता, कुछ माल पहले में बना हुआ रखा हुआ होता, तो फिर हम इसको यूनिट्स मेथड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल नहीं सकते थे। तो यह हमारा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है वो ई रिक्वायर्ड में हमें कह रहा है नेट इनकम निकालनी है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे 12,32,000। इसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, ये दोनों को हम जमा कराएंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, उसको लेस कराएंगे तो हमें नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,60,000। तो ये रिक्वायर्ड थी हमारे पास ई नेट प्रॉफिट की। एफ में कह रहा है कि आपने वर्किंग प्रोसेस अटेंड निकालना और फिनिश गुड अटेंड निकालना है। तो एफ रिक्वायर्ड को पूरा करने के लिए सबसे पहले वर्किंग प्रोसेस अटेंड निकालते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे। अगर इसमें वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग होता तो वो हम इसमें ऐड करवाते, लिहाजा इसमें है ही नहीं तो वो हमने ऐड नहीं करवाया। और फिर उसके बाद हमने इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को लेस करवा दिया 26 लाख को, तो हमारे पास वर्किंग प्रोसेस अटेंड आ गया 1,80,000। उसके बाद हम लोग जो है फिनिश गुड अटेंड निकालेंगे, इसको यूनिट्स मेथड से कर लेते हैं। तो यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड अटेंड कैसे पता चलेगा कि 100 मोटरसाइकिल हमने बनाई है, उसमें से 88 मोटरसाइकिल हमने बेच दी हैं, तो कितनी मोटरसाइकिल अभी हमारे पास अनसोल्ड है जो अभी तक बिकी नहीं है, तो 12 मोटरसाइकिल जो अभी सेल नहीं हुई, तो हमारी वो फिनिश गुड अटेंड कहलाएगा। 12 यूनिट्स 12 मोटरसाइकिल, उसको हम पर यूनिट कॉस्ट 26,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड अटेंड आ जाएगा 3,12,000। इसको हम स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं कि यहाँ फिनिश गुड ओपनिंग था नहीं, तो फिनिश गुड ओपनिंग हमने 0 लिखा, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जमा कराया तो वही हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल कहलाएंगी। उसमें से हम फिनिश गुड एंडिंग को लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। अगर हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,88,000 लेस करते हैं तो हमारा फिनिश गुड अटेंड आ जाएगा 3,12,000। ये हमने यूनिट्स मेथड से भी निकाला और इसको स्टेटमेंट मेथड से निकाला। इसको स्टेटमेंट मेथड से यूँ निकाला है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिनिश गुड ओपनिंग नहीं था, तो लिहाजा दोनों से कर लेंगे तो आंसर सेम आएगा।
उसके बाद 2012 प्राइवेट, इसमें जो आपको सवाल इन्वेंट्रीज दी गई हैं, जुलाई 1 जो है वो बिगिनिंग इन्वेंट्री है और जून 30 जो है वो एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं। तो आपको एंडिंग में क्या कह रहा है, जैसे रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया हुआ है 16,000, तो कह रहा है 16,000 का 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है तो हम इसका एंडिंग मटेरियल मालूम करेंगे। वर्किंग प्रोसेस बता रहा है 24,000 है, और जब 24,000 का 10% कम है और वो हमारा एंडिंग प्रोसेस है वो हमें मालूम करना है। फिनिश गुड ओपनिंग 12,000 है और एंडिंग 26,000 है। आपको सेल्स बता रहा है, रॉ मटेरियल परचेज बता रहा है, परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। इसकी पहली रिक्वायर्ड है कि आपने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए थोड़ा सा पहले वर्किंग प्रोसेस एट एंड और वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल एट एंड और वर्किंग प्रोसेस एट एंड को मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें 16,000 है, 16,000 का 20% जो ज़्यादा है, तो ये जो 16,000 का अमाउंट है 100% हुआ, इसमें 20% जमा कराएं, तो सीधा सीधा हम 16,000 का अगर 120% निकाल लें तो हमें रॉ मटेरियल एट एंड मिल जाएगा। तो 16,000 का 120% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो रॉ मटेरियल एट एंड आ जाएगा हमारा 19,200। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग 24,000 है, 24,000 10% कम है, तो 100 में से 10% निकालें तो 90% बनता है। तो 24,000 का अगर हम 90% निकाल लें तो हमें वर्किंग प्रोसेस अटेंड मिल जाएगा। तो हम 24,000 का 90% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो हमें वर्किंग प्रोसेस अटेंड मिल जाएगा आपका 21,600। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम मटेरियल यूज मालूम करेंगे, उसके लिए पहले हम सबसे पहले रॉ मटेरियल एट स्टार्ट लेंगे, उसके बाद नेट रॉ मटेरियल परचेज की हेडिंग डालेंगे, रॉ मटेरियल परचेज लिखेंगे, उसमें से रिटर्न डिस्काउंट लेस करवाएंगे, डिस्काउंट लेस कराएंगे तो हमारा नेट रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा 1,02,000। तो जो हमारे पास 16,000 का माल था, जो हमारे नेट परचेज आएंगे उनको जमा कराएंगे तो टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा हमारे पास 1,24,000। उस पर से वो मटेरियल जो एंडिंग में था, जो हमने अभी ऊपर वर्किंग में निकाला, जो अभी तक अनकंज्यूमर जो इस्तेमाल नहीं, वो लेस करवाएंगे 19,200, तो हमें पता चलेगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा 1,04,000। उसके अंदर डायरेक्ट लेबर को जमा कराएंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1,94,800। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को जमा कराएंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2,92,800। इसमें वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट को जमा कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा हमारा 3,16,800। और जो हमारा वर्किंग प्रोसेस एंडिंग है, जो हमारा अभी तैयार नहीं हुआ, स्टिल इन प्रोसेस में रह गया 21,600, हम लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा कितना माल फिनिश्ड हुआ है। जो माल फिनिश्ड हुआ है इसकी लागत आ जाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कहलाएगी। 2,95,200 का माल हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है। उसके बाद इसकी जो बी रिक्वायर्ड थी वो हमने इनकम स्टेटमेंट करना है। इनकम स्टेटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम सेल लेंगे और सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स में पहले फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे, जो माल पहले से रखा हुआ था 12,000 का, और जो अभी हमने करंट बनाया है माल मैन्युफैक्चर किया है 2,95,200 का, वो भी जमा हो जाएगा। तो फिनिश गुड्स जो पुराना रखा हुआ था और जो अभी बन के आई है फिनिश गुड, वो दोनों जमा कराएंगे तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगी। उसमें से वो फिनिश गुड अभी तक सेल आउट नहीं हुए, अनसोल्ड कॉस्ट जो बिकने से रह गई है, सही है, वो फिनिश गुड्स हम लेस करवा देंगे 26,000। तो हमें पता चलेगा हमारी कितनी फिनिश गुड्स सेल हो चुकी हैं। जो फिनिश गुड्स सेल हो जाए वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कराएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,98,800। और उसके बाद उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 70,000 को लेस करवाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,28,800। उसके बाद इसकी सी रिक्वायर्ड है, हमने क्लोजिंग एंट्री करनी है। तो क्लोजिंग एंट्री करने के लिए हम इसकी दो तरह की क्लोजिंग करेंगे, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के स्टेटमेंट के मुताबिक क्लोजिंग करेंगे और एक इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक क्लोजिंग करेंगे। तो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के मुताबिक क्लोजिंग करते हैं तो वो टाइटल जो हम ऐड करवाते हैं वो हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, उनको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो हम लेस करवाते हैं वो हमारे क्रेडिट बैलेंस कहलाते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो रॉ मटेरियल एट स्टार्ट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये ऐड होता है तो क्लोज करते हुए क्रेडिट हो जाएगा। रॉ मटेरियल परचेज ये ऐड होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर ऐड होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। और वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट को क्रेडिट कर देंगे। इन सबको जमा करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे 3,38,000 से। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के अंदर जो लेस करवाते हैं, डिस्काउंट लेस करवाते हैं, क्रेडिट है तो क्लोज करते हुए डेबिट हो जाएगा। रॉ मटेरियल एंड ये भी एंड क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्लोज करते हुए हम इसको डेबिट करवा देंगे। और वर्किंग प्रोसेस एट एंड ये भी लेस करते हैं तो क्लोज करते हुए ये भी डेबिट हो जाएगा। और सबको प्लस करने के बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 42,800 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस को माइनस कराएंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का डेबिट बैलेंस बचेगा 2,95,200। अब ये फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट बैलेंस है, क्लोज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा तो फिनिश गुड्स क्या हो जाएंगे, हमारी डेबिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो हमने स्टेटमेंट के तहत निकाला था, तो यहाँ पे वही हमारे फिनिश गुड्स आएंगे 2,95,000 जो हमने स्टेटमेंट में निकाला है। अगर हम चाहें तो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो है वो क्लोजिंग एंट्री के तहत भी मालूम कर सकते हैं। अब उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, पहले सेल्स को क्लोज करेंगे तो सेल डेबिट हो जाएगी, फिनिश गुड एंडिंग को रिकॉर्ड करेंगे तो फिनिश गुड एंडिंग डेबिट हो जाएगी। दोनों को जमा करने के बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ पर हम सेल्स को क्लोज कर देंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का अकाउंट और अपनी फिनिश गुड एट एंड को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद
एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सैलरी को डेबिट करेंगे 3,77,200 से, और बल्कि हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो फिनिश गुड स्टार्ट जो हमें दिया हुआ था 12,000 वो हमारी क्रेडिट हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पे फिनिश गुड्स निकाली थी 2,95,000 को डेबिट साइड पे, अब इसको भी क्लोज करेंगे तो ये फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएंगे 2,95,200 से। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारी डेबिट नेचर होती है, इसको क्लोज करेंगे तो ये एक्सपेंस भी हमारे क्रेडिट होंगे। तो हम यहाँ पे तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे तो ये हमारे क्रेडिट हो जाएंगे, और सारे के सबका सम करने के बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू हमारा डेबिट हो जाएगा 3,77,200 से। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। हमारे पास एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 5,06,000, डेबिट का आ रहा है 3,77,200। इसका डिफरेंस लेंगे तो इसका डिफरेंस हमारे पास बनेगा, और क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा तो क्रेडिट में आएगा 1,28,800। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा। अब इसको हमने रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर करना है। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, जब क्लोज करेंगे तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समझे हमारा डेबिट हो जाएगा, और रिटर्न अर्निंग अकाउंट हमारा 1,28,800 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने अपनी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को, हमने अपने प्रॉफिट को रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमसे क्लोजिंग एंट्री पूछी थी 2012 प्राइवेट में। उसके बाद 2011 रेगुलर में जो हमसे सवाल पूछा गया है, और इसके अंदर हमें रॉ मटेरियल एट स्टार्ट दिया हुआ है, वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट दिया हुआ है, और फिनिश गुड स्टार्ट दिया हुआ है। आसिमन कारपोरेशन का सवाल है, और यहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्शन का है ड्यूरेशन वो 1 मंथ का है, और यहाँ रॉ मटेरियल एटेंड बता रहा है 1,44,000। वर्किंग प्रोसेस जो हमें दिया हुआ है वो 38,700 24,000 है। इफेक्टिव एवरेज प्रोसेस का पता नहीं, अगर ये पता होगा तीनों को जमा करेंगे वर्किंग प्रोसेस एटेंड मिल जाएगा, और उसके बाद फिनिश गुड एटेंड का हमें बता रहा है। हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1 मंथ का है, और 1 मंथ के दौरान हमने जो माल को मैन्युफैक्चर किया वो 24,30,000 हमने माल बनाया है। फैक्ट्री रेट हमारे पास 5,35,200 है, जो डायरेक्ट लेबर का 80% आया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन हमें जो है 90,000 का, और रिटर्न जो हमें हुआ है 48,900 का हुआ है। हमें रिक्वायर्ड में कह रहा है कि हमने कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर बनाना है, और इसके अंदर जो इसके अंदर स्टेटमेंट के लिए जो चीज़ें नहीं है लिस्ट में, पहले वो फाइंड आउट करनी है अलग से, फिर जाके अपने स्टेटमेंट को रिवाइज करना है। तो हम ये मालूम करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें फाइंड नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ नहीं है, और ना रॉ मटेरियल परचेज है, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकलेगा, फिर उसके अंदर जाके रॉ मटेरियल परचेज निकलेगा। डायरेक्ट लेबर भी नहीं है हमें पास 1 मंथ के दौरान, जो हमें डायरेक्ट लेबर है वो सिर्फ इफेक्टिव रेट दिए, तो डायरेक्ट लेबर भी निकालना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास वर्किंग प्रोसेस अटेंड भी नहीं है, तो हमें वर्किंग प्रोसेस अटेंड मालूम करना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर निकालनी पड़ेगी, और फिर डायरेक्ट मटेरियल यूज़ के अंदर से रॉ मटेरियल परचेस निकालना पड़ेगा। 4 चीज़ें नहीं है, तो पहले हमने लिस्ट में इसको कंप्लीट करके निकाल के फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर को कंप्लीट करना है। अब आते हैं ज़रा सवाल की तरफ, तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें रेट दिया हुआ है 80%, तो हमें रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम वर्किंग प्रोसेस अटेंड आराम से निकाल सकते हैं। हमें रॉ मटेरियल जो हमारा वर्किंग प्रोसेस में लगा हुआ है वो 38,700 का लगा है, डायरेक्ट लेबर जो लगी है वो 24,000 की लगी है। तो हमारा रेट होता है कि अगर हमें डायरेक्ट लेबर मालूम हो तो उसका 80% निकाल के उसका फैक्टिव रेट निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट लेबर हमारे 24,000 लगी हुई है, तो 24,000 का हमने 80% निकालना, मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो वर्किंग प्रोसेस अटेंड के अंदर फैक्टिव रेट लगा हुआ है 19,200 का लगा हुआ है। तीनों एलिमेंट्स को जमा कर लेंगे तो हमारे वर्किंग प्रोसेस अटेंड आ जाएगा 81,900। अब उसके बाद हमें 1 मंथ के टाइम पीरियड, 1 मंथ के जो हमारा टाइम पीरियड है उसके दौरान जो फैक्ट्री रेट लगा है 5,35,200 लगा है। अब इसके मुताबिक हमारे पास लेबर कितनी है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें कह रहा है फैक्ट्री एवरेज इज 80% डायरेक्ट लेबर, तो हमने ऐसे निकाला होगा कि फैक्ट्री एवरेज डायरेक्ट लेबर का 80% निकाला होगा। तो यहाँ फैक्ट्री एवरेज का अमाउंट दिया हुआ हमारे पास 5,35,200, हमने फैक्ट्री एवरेज की जगह अमाउंट लिखा, डायरेक्ट लेबर को ऐसे छोड़ दिया। परसेंटेज निकाले तो मल्टीप्लाई परसेंटेज 80 डिवाइड बाई 100 होता है, इसको इक्वल को उधर लेके जाएंगे तो 100 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट लेबर का अमाउंट आ जाएगा 6,69,000। ये दो अमाउंट हमें मालूम हो गए। अब हमने डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल परचेज निकालना है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालना पड़ेगा। तो हम इसको जो है वो रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर का। तो हम कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर जो हमें दी हुई 24,30,000 इसमें वर्किंग प्रोसेस अटेंड जो हमने निकाला उसको जमा कराएंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा 25,11,900। ये हमारे पास 4 चीज़ों का सम है, इन 4 चीज़ों का जमा करके ये अमाउंट आया 25,11,900। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओज, वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग। अगर इसमें से मैं डायरेक्ट लेबर का अमाउंट, फैक्ट्री एवरेज का अमाउंट और वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग का अमाउंट, ये अमाउंट तीनों लेस करा दूं तो मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ का अमाउंट आ जाएगा। तो 12,10,500 मेरा यूज़ आ जाएगा। अब जब यूज़ आ जाएगा तो मैं रॉ मटेरियल परचेजेस आराम से निकाल सकता हूँ। रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए वो मैं रिवर्स मेथड अप्लाई करूँगा। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालने के लिए जो स्टेटमेंट के अंदर हम चीज़ें ऐड करवाते हैं तो वो रिवर्स जाते हैं वो लेस हो जाएंगे, और जो चीज़ लेस करवाते हैं तो रिवर्स जाते हैं वो उनको ऐड करवा देंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ लिखेंगे, हम एंडिंग को लेस कराते हैं तो रिवर्स जाते हुए इसको ऐड करवा देंगे। रिटर्न हम लेस करवाते हैं तो रिवर्स जाते हुए हम इसको ऐड करवा देंगे। ओपनिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऐड करवाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो इस 12 लाख में से दो अमाउंट जमा कराएंगे, दोनों अमाउंट लेस कराएंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा 11,81,400। अब जाकर हम इसका
स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालेंगे, उसके पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग लेंगे, तो रॉ मटेरियल परचेज लिखेंगे जो हमने वर्किंग 4 के मुताबिक निकाला है 11 लेके T1400, उसको रॉ मटेरियल रिटर्न को लेस करवाएंगे तो हमारा रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा, नेट रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा 11,32,500। उसमें से हम ट्रांसपोर्टेशन इनके पैसे भी जमा कराएंगे, तो हमारे पास माल जो डिलीवर्ड हुआ जो हमारे पास आया है वो 12,22,500 का माल आया, तो जो माल आया है उसके अंदर ओपनिंग मटेरियल को जमा करा लेंगे तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा 13,54,500। उसमें से वो मटेरियल जो हमारा अभी कंज्यूम नहीं हुआ, जब इस्तेमाल नहीं हुआ, हम लेस कराएंगे 1,44,000 को जो यहाँ दिया हुआ है, तो हमें पता चलेगा डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा हमारा 12,10,500। ये वही आएगा जो हमने वर्किंग 3 के मुताबिक निकाला था। उसके बाद डायरेक्ट लेबर जमा कराएंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 18,79,500, और उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड हम जमा कराएंगे 5,35,200, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 24,14,700। जो माल पहले से प्रोसेस में था वो इनको जमा कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा 25,11,900। वो माल जो हमारा स्टील इन प्रोसेस रहेगा अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ वो हम लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा हमारा कितना माल तैयार होता है, वही 24,30,000 वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगी जो हमें सवाल में यहाँ 24,30,000 दी गई थी। तो हमने कुछ जो टेबल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में जो चीज़ें मिसिंग थी पहले हमने उनको मालूम करा, उस मालूम करने के बाद फिर जाके इसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को रिवाइज किया। तो ये हमारा सवाल था 2011 रेगुलर में पूछा गया था। उसके बाद 11 रेगुलर के बाद 2011 प्राइवेट के अंदर आपसे जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके कुछ आपको रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल परचेज बता रहा है, डायरेक्ट मटेरियल यूज बता रहा है, डायरेक्ट लेबर पेड बता रहा है, डायरेक्ट लेबर असाइन बता रहा है और फैक्ट्री ओवरहेड बता रहा है। 1,22,000 यूनिट हमने मैन्युफैक्चर किए और 1,25,000 यूनिट हमने बेच दिए हैं और कुछ इन्वेंट्रीज के बैलेंस बता रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 है, एंडिंग हमें मालूम करना है। वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग 90,000 है, एंडिंग हमारे पास 70,000 है। हमने हमारे पास जो फिनिश गुड्स ओपनिंग में जो यूनिट पहले से तैयार थे 15,000 थे, इसकी कॉस्ट 1,35,000 है और वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड अटेंड जो है वो हमने मालूम करना है। हमारी पहली रिक्वायर्ड कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है, बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायर्ड है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जब मालूम करेंगे तो सीधा सीधा हम डायरेक्ट मटेरियल यूज जो हमें दिया गया है यहाँ पर 4,50,000 हम यहाँ डायरेक्ट एड करवा देंगे 4,50,000 में डायरेक्ट लेबर को जमा कराएंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1,00,000। उसके अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमें दिया हुआ है वो हम इस पर 4,00,000 को जमा कराएंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा 12,00,000। उस 12,00,000 के अंदर से हम जो माल पहले से प्रोसेस में था 90,000 में जमा कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा और उसके बाद हम इसमें से एंडिंग लेस कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आएगा 12,20,000। तो पहली रिक्वायर्ड में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना था, दूसरे में एवरेज पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाली उसको मैन्युफैक्चर यूनिट पर डिवाइड कर देंगे तो 12,20,000 को जो हमने यूनिट बनाए 1,22,000 बनाए उस पर डिवाइड करा देंगे मैन्युफैक्चर यूनिट पे, तो हमारा एक यूनिट जो बना है उसकी जो कॉस्ट आई एक यूनिट बनाने पे वो 10 रुपये लगे हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर सी में हमसे कह रहा है कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फीफो मेथड कराना है। फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले बनाया वो पहले बेचा है। तो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फीफो मेथड से करेंगे तो हमने 1,25,000 जो सोल्ड यूनिट किए हैं इसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे। फिनिश गुड स्टार्ट में हमारे 15,000 यूनिट थे जिसकी कॉस्ट 1,35,000 थी, लेकिन हमने 1,25,000 यूनिट बेचे हैं तो हमें पहले तो बिगिनिंग वाले बेचे होंगे 15,000, तो मैन्युफैक्चर से कितने बिके हैं तो हमने क्या करेंगे जो नए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर किए उससे कितने बिके हैं तो 1,25,000 टोटल सोल्ड यूनिट में से उस 15,000 को लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने जो अभी मैन्युफैक्चर किए हैं उसमें से 1,10,000 यूनिट बेचे हैं। तो 1,10,000 का एक यूनिट जो बनाने पर हमारी कॉस्ट आई है 10 रुपये की आई है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 11,00,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा। तो 1,35,000 में 11,00,000 को जमा कराएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय फीफो मेथड आ जाएगा 12,35,000। वही 1,25,000 यूनिट बेचे हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी और बिके हुए माल की कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 12,35,000। अब इसकी जो रिक्वायर्ड डी है उसके अंदर हमें इन्वेंट्रीज निकालनी है, एंडिंग रॉ मटेरियल अटेंड निकालना है और फिनिश गुड अटेंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल अटेंड निकालेंगे तो सबसे रॉ मटेरियल स्टार्ट लेंगे, सीधा सीधा फॉर्मेट है उसमें रॉ मटेरियल परचेज जमा कराएंगे तो अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, टोटल मटेरियल आ जाएगा आपके पास और उसमें से वो एंडिंग जो अनकंज्यूम होता है वो लेस कराते हैं तो यूज आता है। अब इसमें से हम डायरेक्ट मटेरियल जो यूज जितना हुआ है वो हम लेस करा दें तो 4.5 लाख का यूज हो वो लेस करा देंगे तो पता चल जाएगा कितना मटेरियल हमारा अभी अनकंज्यूम है। जो अनकंज्यूम मटेरियल है वो हमारा रॉ मटेरियल अटेंड कहलाएगा तो रॉ मटेरियल अटेंड आ जाएगा 40,000 का। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है फिनिश गुड अटेंड मालूम करना है। फिनिश गुड अटेंड निकालने के लिए सबसे पहले फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को जमा कराएंगे तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। उसके बाद टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल में से फिनिश गुड एट एंड जो अभी तक हमारी सेल नहीं होती वो लेस कराते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। अब इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम रिक्वायर्ड नंबर 3 के मुताबिक सी के मुताबिक निकाल चुके हैं 12,35,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे, फिनिश गुड सोल्ड लेस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितनी फिनिश गुड हमारी सेल नहीं हुई। जो फिनिश गुड हमारी सेल नहीं होती वो हमारी क्या कहलाती है फिनिश गुड अटेंड कहलाता है, तो फिनिश गुड अटेंड आ जाएगा 1,20,000। तो ये अर्थ हमारा 2011 प्राइवेट से मुतालिक। उसके बाद 2010 हमें दिया हुआ है
इसमें बता रहा है आलम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और आलम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 40,000 यूनिट उसने प्रोड्यूस किए हैं, और यहाँ पे उस माल को बनाने में तीन बेसिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, ए, बी और सी। इसमें हमें बता रहा रॉ मटेरियल हमारा जो एक यूनिट है वो 0.35 का खरीदा गया है, और क्वांटिटी 35,000 खरीदी गई और एंडिंग में 4,000 रह गई। सिमिलर इस तरह से मटेरियल बी का बताया है, इसी तरह से सिमिलर सी का बताया हुआ है। तो हमें इधर हमें कुछ वेजेस बता रहे हैं जो पेड है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो बता रहा है डायरेक्ट लेबर इतना पेड कर दिया, इतने हमने बाद में पे करना है, इतने इनडायरेक्ट लेबर को पेमेंट कर दिया, इतनी हमने बाद में पे करना है, और सुपरविजन कॉस्ट बता रहा है, मार्केट और एक सेलिंग एक्सपेंस बता रहा है। यहाँ पे हमें ओवरहेड बता रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड की पूरी लिस्ट बता रहा है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है 700 से लेकर 280 तक। यहाँ पे मार्केट और एडमिन एक्सपेंस बता रहा है 800 से लेकर 2460 तक। इसके रिक्वायरमेंट में आते हमने करना क्या है, इसकी पहली वर्किंग प्रोसेस में बता रहा है कि नो एंडिंग इन्वेंट्री वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस में कुछ भी नहीं रहा, सारा माल तैयार हो गया है। एंडिंग के अंदर 1500 यूनिट है फिनिश गुड्स के अंदर जो हमारे सेल होने से रहेगा, और हमने 38,500 यूनिट बेच दिए हैं, और एक यूनिट बेचा है 2.25 का। इसकी पहले रिक्वायर्ड है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट में आते हैं, 2010 का सवाल है ये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए सबसे पहले हम मटेरियल मालूम करेंगे, तीनों मटेरियल ए का और बी और सी कैटेगरी का। अच्छा, हम इसको सिंपल सा कर लेते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल था तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मटेरियल हमने खरीदा 35 का, 35 में से जो एंडिंग में रह गया 4,000, तो हमें पता चला कि हमारा मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है 31,000 का कंज्यूम हुआ है। 31,000 को हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर दे तो मटेरियल ए का कंज्यूम आ जाएगा। इसी तरह से मटेरियल बी में आएंगे तो मटेरियल बी का 10,000 में हमारा मटेरियल था, उसमें से 6,000 हमारा रह गया, तो हमारा जो मटेरियल कंज्यूम है 4,000 का हुआ, 4,000 को इसका रेट 0.30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका यूज़ आ जाएगा। इस तरह से मटेरियल सी पे आएंगे तो हमारे 8,000 का मटेरियल था, इसमें से 5,000 को लेस कराया तो हमारे पास मटेरियल यूज़ आया 3,000 का। 3,000 को 0.60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा मटेरियल सी कैटेगरी का जो वो यूज़ आ जाएगा। इन तीनों को हम जमा कराएंगे तो तीनों कैटेगरी ए बी सी में मटेरियल जो टोटल कंज्यूम हुआ इस माल को बनाने में, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा हमारा 13,850 रुपये। उसके बाद उसमें डायरेक्ट लेबर जमा कराएंगे, पेड का अमाउंट और आउटस्टैंडिंग का अमाउंट दोनों जमा हो जाएंगे, तो हमारा डायरेक्ट लेबर 18,750 जमा होंगे, तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी 32,600। उसके बाद उसमें ऐड कराएंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हमारा इनडायरेक्ट जो हमें दिया हुआ है मटेरियल, पेड और अनपेड जो अमाउंट है हमारे पास वो जमा हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। सुपरविजन कॉस्ट भी फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगी 3,000, और 700 से लेकर, और ये जो हमें तमाम एफओज दिए हैं 700 से लेकर 280 तक, इनको हम तमाम को लिस्ट में शामिल कर लेंगे तो ये हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आएगा 8,600। उनको जमा कराएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा हमारा 41,200। तो हमारी पहले रिक्वायर्ड जो थी इसमें हमें बोल रहा था कि भाई आपने इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाना है, और दूसरी रिक्वायर्ड इसकी है कि आपने इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। अब तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 38,500 यूनिट बेच दिए हैं और यहाँ पे फिनिश गुड एट स्टार्ट मालूम नहीं है, तो मैं सीधा सीधा काम करता हूँ, पर यूनिट निकाल लेता हूँ, और पर यूनिट को जो मैं अगर 100 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लूँ 38,500 से, तो मेरे पास जो है वो आराम से कॉस्ट गुड सोल्ड आ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ यूनिट्स मेथड कॉस्ट गुड सोल्ड में अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फिनिश गुड स्टार्ट नहीं है। तो कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए मैंने 41,200 को मैन्युफैक्चर यूनिट 40,000 जो हमने शुरू में हमें स्टार्ट में बताया था कि 40,000 यूनिट बनाए, तो उस पर डिवाइड करा तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट 1.03 आ गया। अब 1.03 के बाद मुझे कॉस्ट गुड सोल्ड निकालना है, तो मैं इधर बिल्कुल जो है वो यूनिट्स मेथड अप्लाई करूँगा। तो मैंने यूनिट जो बेचे वो 38,500 बेचे, और एक यूनिट बनाने में मेरी जो कॉस्ट आई है वो 1.03 आई है, तो इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरी कॉस्ट गुड सोल्ड आ जाएगी 39,655। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे फिनिश गुड स्टार्ट होता तो फिर मैं यहाँ पे यूनिट्स मेथड से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट गुड सोल्ड नहीं निकाल सकता था, फिर मुझे यकीनन स्टेटमेंट मेथड करता या मैं फिनिश गुड एंडिंग निकालता फिर स्टेटमेंट मेथड से करता। लेकिन ये मैंने यहाँ पे यूनिट्स को पर यूनिट से वैसे कॉस्ट मल्टीप्लाई करके कॉस्ट गुड सोल्ड निकाली, क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड ओपनिंग जो है वो नहीं दी हुई। अच्छा, अब उसके बाद इसकी दूसरी रिक्वायर्ड इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बिल्कुल आसान है, हम सबसे पहले सेल लिखेंगे, 38,500 को 2.25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर निकाल चुके हैं, लेस कराएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 46,970। उसके बाद लेस कराएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास जो है मार्केट और एडमिन एक्सपेंस जो ऊपर दिए गए थे,
पर मार्केट और एडमिन, पेड और अनपेड, ये दोनों अमाउंट को जमा कराया 8,200 1800, ये मार्केट और सेलिंग एक्सपेंस ये भी ऑपरेटिंग में आ जाएगा। और उसके बाद जो ऑफिस सप्लाईज़ के 800 से लेके 2460 उसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे और वो सारे जो हमारे मार्केट और एडमिन एक्सपेंस वो सब आ जाएंगे। इनको टोटल करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा 14,600, इसमें से लेस कराएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 32,370। तो इसमें ये 2 रिक्वायर्ड थी, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके बाद जाकर हमने इसका इनकम स्टेटमेंट करना था। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर हमें दिया हुआ है 2009 रेगुलर से मुतालिक, यहाँ पे आपको जो है वो रब्बी इंजीनियरिंग कंपनी का सवाल है। यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज बता रहा है 2,50,000, सेल्स बता रहा है 3 लाख है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर का 20% हमने निकाला है, तो डायरेक्ट लेबर का 20% निकाला तो ये फैक्ट्री ओवर 25,000 का अमाउंट आया हुआ है। कैरीज ऑन परचेज बता रहा है, जुलाई 1 ओपनिंग स्टॉक बता रहा है, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री बता रहा है, फिनिश गुड ओपनिंग 1200 यूनिट पहले से तैयार थे जिसकी कॉस्ट 3,000 है, और वर्किंग ओपनिंग बता रहा है। स्टॉक दिसंबर 31 एंडिंग इन्वेंट्री इसका बता रहा है, रॉ मटेरियल एंडिंग जो है 17,000 है, फिनिश गुड एंडिंग में 1000 यूनिट इसकी कॉस्ट मालूम करनी है, वर्किंग प्रोसेस जो है वो हमारे पास 91,500 है। अच्छा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 रुपये पर यूनिट है और हमारे पास 29,800 यूनिट हमने बनाए मैन्युफैक्चर किए हैं। इसकी पहली रिक्वायर्ड है, आपसे कह रहा है कि आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालना है। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा काम करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे कंपटीशन फॉर डायरेक्ट मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल स्टार्ट लेंगे, उसके अंदर रॉ मटेरियल परचेज की हेडिंग डालेंगे। तो रॉ मटेरियल परचेज में नेट रॉ मटेरियल परचेज की हेडिंग न्यू डालेगी, रिटर्न डिस्काउंट नहीं है। पहले हम रॉ मटेरियल परचेज लिखेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंट कैरेज ऑन परचेजेस जो जमा करा देंगे, तो हमारे पास डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा 2,40,53,000। जो माल पहले से रखा था, जो माल आया है, इनको जमा कराएंगे तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। उसके बाद वो मटेरियल जो हमारा एंडिंग में रहेगा, अभी तक इस्तेमाल ही अनकंज्यूमर, उसको लेस कराएंगे 17,000 को, तो हमें पता चलेगा हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम है। तो 2,64,000 का हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड 1 पूछी थी। रिक्वायर्ड 2 में आपसे कह रहा है कि आपने डायरेक्ट लेबर का अमाउंट निकालना है। तो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट निकालने के लिए हमें कह रहा है कि फैक्ट्री एवरेज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी हमने डायरेक्ट लेबर का 80% निकाला होगा तो फैक्ट्री एवरेज आया होगा। इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर तो ऐसे ही करेंगे कि फैक्ट्री एवरेज बराबर है डायरेक्ट लेबर का 80%। लेकिन हमें फैक्ट्री एवरेज का अमाउंट दिया 25,000, डायरेक्ट लेबर को ऐसे शो कर देंगे मल्टीप्लाई 80% है, तो 80% निकाले तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 80। यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई बाय 80, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100। अब इक्वल को उस तरफ लेके जाएंगे तो 100 इधर डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, इधर 80 आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी डायरेक्ट लेबर आ जाएगी 1,25,000। तो डायरेक्ट लेबर अब 1,25,000 आ जाएगी। उसके बाद हमने जो है वो अगली रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट मटेरियल यूज में डायरेक्ट लेबर रेट करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री रेट को जमा कराएंगे 25,000 को जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो ऐड कराएंगे, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 4,40,000। उसमें वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट जो पहले माल बना हुआ था वो ऐड करवाएंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा। जो माल अभी तक हमारा अनफिनिश्ड है, तैयार ही नहीं हुआ, स्टिल इन प्रोसेस है, वो अभी तक बना ही नहीं है, वो हम लेस करा देंगे वर्किंग प्रोसेस 91,500 का। तो अब चलेगा हमारा माल कितना बन के तैयार हुआ है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगी 3,67,500। ये रिक्वायर्ड थर्ड हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायर्ड थी। और फिर रिक्वायर्ड नंबर सी जो है वो आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अच्छा, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए यहाँ पे अब हम आपको फिनिश गुड स्टार्ट दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 काम करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम 100 यूनिट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि हमने जो यूनिट बेचे हैं और उनको हम मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 100 यूनिट निकालने का फ़ायदा ही नहीं है कि अगर 100 यूनिट निकालें पर यूनिट से कर लें, क्योंकि यहाँ फिनिश गुड ओपनिंग दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे स्टेटमेंट अप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट गुड सोल्ड निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें फिनिश गुड एट एंड को फाइंड करना पड़ेगा। तो फिनिश गुड एट एंड फाइंड करने के लिए कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। पहले कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर लेंगे 3,67,500, इसको मैन्युफैक्चर यूनिट्स पर डिवाइड कराएंगे, हमारे पास 29,800। तो हमारा एक यूनिट जो बना है वो 12 रुपये 33 पैसे का बना है। तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी हमारे 12 रुपये 33 पैसे। हमारे फिनिश गुड एंडिंग में जो यूनिट्स थे वो 1000 यूनिट थे जो सेल आउट होने से रह गए थे। हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे, तो यूनिट्स एट एंड की जो 1000 यूनिट्स है उसको पर यूनिट को जो हमने ऊपर निकाला है 12.33 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फिनिश गुड एट एंड हमारे पास आ जाएगा 12,330। अब जाके हम आराम से स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। अब किसी का जहन में सवाल आता है, सर आपने ऊपर जो सवाल किया था वो ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली थी वो सोल्ड यूनिट को पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ क्यों नहीं करते थे भाई, यहाँ पर हमें फिनिश गुड स्टार्ट दिया हुआ है तो यहाँ वो यूनिट्स वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे, फिनिश गुड स्टार्ट 3,000 है, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जमा कराएंगे, टोटल फिनिश अवेलेबल 4 से लाएगा, इसमें से फिनिश गुड एंडिंग लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, सही है। और हमें एंडिंग हमने मालूम कर लिया है ऊपर 12,330, तो 12,330 को लेस कराएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिनिश गुड वर्ड सोल्ड आ जाएगी 3,58,170 की। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। ये हमारी रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 4 थी।
अच्छा, उसके बाद 2009 प्राइवेट में जो हमसे सवाल पूछा गया है, इसके अंदर 2009 प्राइवेट के अंदर वो कुछ इन्वेंट्रीज ओपनिंग दिए हुए हैं, कुछ एंडिंग इन्वेंट्रीज दी गई हैं। तो तीनों की इन्वेंट्रीज बता रहा है, ओपनिंग और एंडिंग। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल परचेज बता रहा है 3,50,000 रुपये। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको बता रहा है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। डेप्रिसिएशन सेल्स रूम, डेप्रिसिएशन सेल रूम में जाएगा और ऑफिस में जाएगा शेयर इक्वल, यानी 7,500 जो इसका आधा जो है वो सेलिंग में जाएगा और 7,500 जिसका ऑफिस में जाएगा। यूटिलिटी का 60%, 50,000 का 60% जो हमारा होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। 20% इसके अमाउंट का ऑफिस में एडमिन एक्सपेंस में जाएगा और 20% हमारा सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। सेल पर्सन सैलरी ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। ऑफिस जो है हमारा एडमिन एक्सपेंस है और सेल्स हमें बता रहा है ऑन अकाउंट 7,30,000। सीधी सीधी रिक्वायर्ड है कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए 2009 प्राइवेट जब सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट मटेरियल यूज़ को मालूम करना है। पहले हम रॉ मटेरियल एट स्टार्ट लेंगे जो हमें दिया हुआ है 2000, उस पर रॉ मटेरियल परचेज 3,50,000 जमा कराएंगे तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। वो मटेरियल जो अभी तक हमारा एंडिंग में रहेगा, अभी तक अनकंज्यूम इसे इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वो हम लेस कराएंगे। रॉ मटेरियल एट एंड जो हमें ऊपर बैलेंसेज में दिया हुआ था 30,000 ये लेस कराएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा 3,22,000। उसमें डायरेक्ट लेबर का अमाउंट जो है वो हम इसमें जमा कराएंगे 1,20,000, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 4,42,000। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट बनाएंगे और जो हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड आपको बताए तो वो सारे लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, जो अभी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए कौन कौन से हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आएगा 1,50,000, इसको जमा कराएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 5,92,000। इसके अंदर वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट जो पहले से माल प्रोसेस में था 40,000 को जमा कराएंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा। और उसके बाद फिर वर्किंग प्रोसेस अटेंड जो हमारा अनफिनिश्ड जो स्टिल इन प्रोसेस वो लेस कराएंगे तो हमारा कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर आएगा 5,84,000। उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम सेल लेंगे जो हमें ऊपर दी गई है 7,30,000। यहाँ पे 7,30,000 में से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स करेंगे। फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे 25,000, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हम ऐड कराएंगे। टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगी। वो फिनिश गुड अभी तक सोल्ड नहीं हुई, बिकी नहीं है, अभी तक हमारे पास रह गई, बैलेंस में रह गई, वो हम लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा कितनी फिनिश गुड हमारी सेल हो चुकी है। जो फिनिश गुड सेल हो जाती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है 5,80,000। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस कराएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। उसके बाद उसमें से लेस कराएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमने बताए हैं यहाँ पर, तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑफिस का 15,000 का आधा, हमारे एडमिन की हेडिंग डालेंगे तो एडमिन एक्सपेंस ले लेंगे आधा 7,500। एडमिन में हमारा यूटिलिटी आ जाएगा 20% और ऑफिस सैलरीज आ जाएगा 24। इनको जमा कराएंगे टोटल एडमिन एक्सपेंस बन जाएगा हमारा 41,500। उसका सेलिंग एक्सपेंस की हेडिंग डालेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो सेल रूम में जाएगा 15,000 का, और हाफ लेंगे इसका तो 7,500 आएगा। यूटिलिटी सेल रूम में जाएगी 50,000 का, 20% निकालेंगे 10,000 आएगा। सेल पर्सन सैलरी लेंगे, इनको जमा कराएंगे तो टोटल सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा 57,500। तो हम इनको जमा कराएंगे, टोटल ऑपरेटिंग आ जाएगा आपका 99,000, इसमें से लेस कराएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 51,000। तो ये दो रिक्वायर्ड आपसे पूछी गई थी कि आपने स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और इनकम स्टेटमेंट को बनाना है। उसके बाद 2008 रेगुलर में जो हमसे सवाल पूछा गया है, 2008 रेगुलर 2011 रेगुलर का बिल्कुल सेम है। जिस तरह से 2011 रेगुलर को हमने एक्सप्लेन किया है, सेम 11 प्राइवेट में जो हमने एक्सप्लेन किया है सेम उसी तरह से 2008 रेगुलर सेम है, बस इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज है। आप उसको देखेंगे तो उसी के मुताबिक ये 2008 रेगुलर सॉल्व फॉर्म है। इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर 2008 रेगुलर का। पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है, फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो मेथड करेंगे। हमने यूनिट बेचे 25,000, इसको हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो मेथड से पूरा करना है। तो पहले स्टार्ट के यूनिट बेचें 3,000 और फिर हमने 25,000 बेचे। तो हमने जो मैन्युफैक्चर से बेचे, जो न्यू हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर उससे जो यूनिट बेचे वो 22,000 बेचे। 10 रुपये का एक यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2,20,000 का, दोनों को जमा कराएंगे तो 25,000 जो यूनिट बेचे हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है 2,47,000। उसके बाद सिंपल सा है कि हमने रॉ मटेरियल अटेंड निकालना है और फिनिश गुड अटेंड निकालना है। बिल्कुल 2011 जो हमने किया है प्राइवेट उसका तकरीबन एक जैसा ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। इसकी रिक्वायर्ड देख लेते हैं। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहा है इंट्रीज भी करनी है, तो यहाँ पर हमने क्लोजिंग नहीं बोल रहा, हमने इंट्रीज बोल रहा है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो इंट्रीज कैसे करनी है। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो एंट्री करेंगे रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, ठीक है। अगर नहीं बता रहा तो कैश क्रेडिट कर देगा। उसका डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर पेड कर दिया तो पैरोल डेबिट करवा दीजिएगा और कैश क्रेडिट करवा देगा। डायरेक्ट लेबर असाइन हुआ तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट एक्रू पैरोल को क्रेडिट करवा दीजिएगा। और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करा देगा और अकाउंट पेबल को क्रेडिट करा दीजिएगा। और जो माल हमारा माल फिनिश्ड हुआ है, तैयार हुआ है,
उससे हम लोग फिनिश गुड डेबिट करा दीजिएगा। हमारा माल बन के तैयार हुआ है 2,24,000 का, तो फिनिश गुड डेबिट वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट, और जो कॉस्ट गुड्स हमने सेल कर दिए 2,47,000, उससे कॉस्ट गुड्स की एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, कॉस्ट गुड्स डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। और जो हमने माल बेचा है ये हमें नहीं बता रहा कितने का बेचा है, तो बस कॉस्ट गुड्स सोल्ड तक की एंट्री पर हमारा खत्म हो जाएगा। तो जो नॉर्मल सी एंट्रीज बनती हैं इसके अंदर, ये जो ऊपर ट्रांजेक्शन इनकी एंट्रीज बनेंगी सारी, फिनिश गुड्स की एंट्री बनेगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनेगी। तो जाके हमारी नेसेसरी एंट्री करनी है, तो जो जो नेसेसरी एंट्री है वो हम यहाँ पे पास कर लेंगे। मैंने करी नहीं है, ऐसी ओरली बता दी, इस तरह से आप इनकी एंट्रीज पास कर लेंगे। तो ये रहता 2008 रेगुलर में, और उसके बाद 2008 प्राइवेट में आते हैं। तो 2008 प्राइवेट, इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम अपलोड करेंगे। और अभी हमने 2015 से लेकर 2008 रेगुलर तक का जो है हमने यहाँ पे सोल्यूशन किया है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें 2008 प्राइवेट से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें जो गलती हो तो यकीनन बताइएगा।